नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ में प्रश्नावली जो 4.4 है उसके बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.4 जो है वो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति पर आधारित है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को टच करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको हल करके बताया जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, साथ साथ में मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और यदि अस्तित्व है तो उसके मूल भी आपको ज्ञात करने हैं कि मूल क्या होंगे। 3 बातें प्रश्न नंबर 1 में आप लोगों को पूछी गई है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, और प्रकृति के बारे में 3 कंडीशंस है वो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके उस जानकारी को जुटा सकते हैं। मूलों का अस्तित्व कैसा होगा ये बात भी उसी फॉर्मूले से पता चल जाएगी। और फिर अस्तित्व है तो उसके मूल क्या है, मूल कौन कौन होंगे, उसका हल क्या क्या होगा, इसकी बात अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आज पहले जो पॉइंट है, जितने चारों पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि बहुत ही आसान बात है। आज हम एक ही तीर से 2 शिकार करेंगे। कहने का मतलब फॉर्मूला एक ही होगा और उसी फॉर्मूले से अपन ये पता करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है और मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आपका जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें आपको समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो चाहे अस्तित्व ज्ञात करना हो, उसके लिए आपको विवेचक का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। विवेचक जानते ही आप, विविक्त कर भी उसको कहा जाता है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले ABC का मान प्राप्त करना होगा कि A का मान यहाँ कितना है 2, B का मान कितना है -3, C का मान कितना है 5। ABC के मान के बारे में शायद आपको जानकारी हो गई होगी कि x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो A होता है और x का गुणांक होता है, गुणांक जानते हो, गुणा में आने वाला अंक। तो x के गुणा में यहाँ पर -3 आ रहा है तो ये हो गया B, और यहाँ जो संख्या आ रही है जो अचर पद है वो होता है C। अब विवेचक लिख दो और चाहे विविक्त कर लिख दो, एक ही बात है, या उसको D भी लिख सकते हो। कभी कभी शॉर्ट में अपन D भी लिखेंगे इसको। तो इसका फॉर्मूला है B² - 4AC। B का मान यहाँ से आप देख कर लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा A का मान 2 गुणा C का मान 5। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, -4 को 2 से गुणा किया 8 को 5 से गुणा करेंगे 40। अपना जो उत्तर आ रहा है वो -31 आएगा। अब अपन ये देखना चाहते हैं कि अपना जो उत्तर आ रहा है वो 0 के बराबर है, छोटा है या बड़ा है। माइनस की संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, इसका मतलब 0 बड़ा है। तो जिस तरफ संख्या बड़ी है उधर ये चिन्ह खुला रखा जाएगा। ये संख्या बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब देखिए, 2 बातें बतानी थी। एक तो मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपका उत्तर माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, ऋणात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं 0 से छोटा, तब आपके मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी भाई? मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। एवं आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग। यह है प्रकृति कि आपके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, साथ साथ में दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो मूलों की प्रकृति तो ये हो गई। अब बात आती है अस्तित्व की। अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उसमें एक ही बात ध्यान रखनी है। यदि आपका रिजल्ट माइनस में आ जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बाकी कंडीशन में अस्तित्व होगा। एक ही कंडीशन याद रखनी है कि माइनस आ जाएगा आपका उत्तर, तब अस्तित्व नहीं होगा, और अन्यथा चाहे प्लस का उत्तर आ जाए चाहे जीरो आ जाए अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं तथा मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो मूल प्राप्त हम करेंगे ही नहीं, अर्थात समीकरण को आगे हल नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में ठीक इसी प्रकार बात करेंगे। आपको पता है कि फॉर्मूला तो यही रहना है। अब मूलों की प्रकृति कैसी क्या होगी वो अपन अभी बात कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में समीकरण जो है वो क्या है, आप लिखेंगे 3x² -4√3x -4√3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले a b c का मान पता करो। a का मान यहाँ 3 है, b का मान कितना होगा, x के आगे यहाँ जो भी आ रहा है वो पूरा का पूरा b है, तो b का मान हो गया -4√3 और ये हो गया c का मान कितना है 4। ठीक है, अब अपन विवेचक का सूत्र, ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि विवेचक का फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाएगा। दो बातें जानने के लिए, यदि मूलों की प्रकृति आपसे पूछी जाती है तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और यदि अस्तित्व पूछा जाता है मूलों का कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है तो भी ये एक ही तीर से दो शिकार होंगे। मूलों की प्रकृति भी यहीं से पता चलेगी और मूलों का अस्तित्व कैसा है, होगा या नहीं होगा, उसकी जानकारी भी अपने को यहीं से मिलेगी। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए b का मान ये रहा -4√3, यहाँ स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 4। वर्ग करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि इस -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, इस √3 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। तो ऐसे समझना है कि √3 का स्क्वायर करने के बाद उसका वर्ग करने के बाद कितना बनेगा, 3 बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, -4 का वर्ग 16, इसका वर्ग भी करना पड़ेगा अलग से। तो रूट का कभी भी वर्ग किया जाता है रूट वाली संख्या का तो उसका रूट हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर करने पर 3 बनेगा। अब इनको गुणा करेंगे तो ये कितना बन गया 48, माइनस 4 को 3 से गुणा करो 12 को 4 से गुणा करेंगे 48। आपका उत्तर क्या आ गया 0। ऋणात्मक आया या नहीं आया ये बताओ पहले तो। ऋणात्मक तो नहीं आया। यदि आपका उत्तर ऋणात्मक आ जाता तो मूलों की प्रकृति कैसी होती, अभी बताई थी हमने पहले पॉइंट में, काल्पनिक एवं अलग अलग। इसका मतलब नेगेटिव आएगा नहीं तो मूलों की प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो जब 0 उत्तर आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। कैसे होते हैं भाई, मूल वास्तविक होते हैं। साथ साथ में आपके जो दो मूल होंगे, दोनों मूलों का जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग नहीं होगा, एक जैसा होगा। इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। ये बात याद रखनी है कि जब हमारा विवेचक का रिजल्ट 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों जो मूल अपन x की वैल्यू निकालते हैं इस समीकरण में, जो आपको दो मूल प्राप्त होते हैं वो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। कि पहले मूल का रिजल्ट जितना आ रहा है ठीक वैसा ही रिजल्ट दूसरे मूल का होगा। ठीक है, अब अस्तित्व की बात आती है तो मैंने कहा था एक ही कंडीशन में अस्तित्व नहीं होगा, कब, जब आपका उत्तर नेगेटिव आ रहा। नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व है। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व होगा या है, एक ही बात है। यदि अस्तित्व है तो आपको उसको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब देखो, हल करने के लिए इस प्रश्न में कहीं पे ये तो नहीं कहा गया है कि आपको किस विधि का प्रयोग करना है, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग या द्विघाती सूत्र, नहीं बोला गया। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ
कि यदि आपने विवेचक का रिजल्ट निकाला है और आपको प्रश्न को आगे हल करना है तो आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। उसमें आपको समय कम लगेगा क्योंकि कुछ काम यहाँ पर हो चुका है। तो अपने को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? द्विघाती सूत्र। ये लीजिए द्विघाती सूत्र क्या होता है भाई? अक्ष बराबर, यहाँ पर अपने समीकरण में चर कौन आ रहा है? अक्ष आ रहा है। यदि चर बदल जाता, मान लीजिए y होता, तो यहाँ y लिखा जाता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये माइनस b का मान यहाँ से देख के लिख दो, माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर ये b a और c इसका मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हमने निकाल लिया था, यहाँ पर कितना आ रहा था? 0। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपको डायरेक्ट 0 रखना है, बटे में 2 गुणा a का मान कितना आ रहा है? 3, तो यहाँ 3 लिख दो। अब देखिए ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4√3 प्लस का, और आप जानते हैं 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, और बटे में कितना हो गया? 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसको आगे बढ़ाना है। धनात्मक चिन्ह जब हम लेंगे, लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, लेने का मतलब क्या हुआ कि जहां पॉजिटिव नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है उसको प्लस का लिखना है। तो 4√3 प्लस 0 बटे 6, जब ये सरल होगा 0 इसमें जुड़ेगा तो यही आएगा, बटे 6। 4 है, ये 2 के पाड़े से कटता है, 6 भी 2 के पाड़े से कटता है, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे 3, ठीक है। आप इसका उत्तर इतना ही रख सकते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह जब हम लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह, तो अक्स बराबर 4√3, यहाँ माइनस आ जाएगा, बटे 6। आपको पता है कि 0 घटेगा तो भी यही आएगा, 4√3 बटे 6। अभी आपने इसको सरल करके कितना प्राप्त किया है? 2√3 बटे 3। ये दोनों जो उत्तर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और यही हमने बात की थी कि जब विवेचक का उत्तर 0 आ जाता है तो दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो दोनों का उत्तर कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है। अंत में हम एक साथ में बता सकते हैं, अतः अक्स के 2 रिजल्ट कौन कौन होंगे? पहला रिजल्ट भी 2√3 बटे 3 और दूसरा रिजल्ट भी 2√3 बटे 3। ये आपके मूल होंगे। तो हमने ये भी पता किया कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, साथ साथ में ये भी जानकारी जुटाई कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो हमें पता चल गया था कि मूलों का अस्तित्व है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमने इसको हल किया है। इस प्रकार से बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनकी भी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर एक ही पॉइंट बाकी बचा है, 3 पॉइंट ही इसमें। तो तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से फटाफट a का मान निकाल लीजिए। a का मान 2, b का मान माइनस का 6, c का मान कितना होगा? 3 होगा। इसके बाद में सूत्र कौन सा लगेगा? विवेचक का। विवेचक का सूत्र कौन सा है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ से देखेंगे -6 इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3, इसका वर्ग करेंगे, -6 का वर्ग करने पर 36 आएगा। याद रखना, वर्ग करने के बाद में कभी भी माइनस नहीं आएगा। वर्ग करने के बाद संख्या पॉजिटिव बन जाती है। इनको गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, इसका उत्तर आ गया 12। हमारा जो उत्तर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव जो उत्तर होता है वो हमेशा 0 से
बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है उधर इस निशान को खुला रखा जाता है। ये संख्या बड़ी हो गई, छोटी हो गई। आपको केवल इतना ही समझना है, आपका रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। और जब रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ये कंडीशंस मेरी पहले वाली वीडियो में बताई गई है, वहाँ उस वीडियो को देख करके आप उसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति कैसी हो गई भाई, मूलों की प्रकृति कैसी हुई, मूल वास्तविक होंगे। कैसे, वास्तविक, एवं दोनों मूल अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, दोनों मूल अलग अलग है। ठीक है। अब बात आती है अस्तित्व की, तो अस्तित्व एक कंडीशन में नहीं होता है। कब, जब नेगेटिव रिजल्ट आता है। नेगेटिव तो आया नहीं, इसका मतलब अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व होगा। अब यदि मूलों का अस्तित्व है तो आप इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द्विघाती सूत्र के अंदर कोई न कोई एक ऐसी स्टेप आ रही है जिसका मान हम लोग यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम लोगों को इस सूत्र से हल करने में फ़ायदा होगा। तो जहाँ फायदे की बात होती है वही काम हम करते हैं, फायदा ही नहीं है तो काम क्यों करेंगे। इसलिए फॉर्मूला आप लोगों को याद हो ही गया है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे 2a। ये लिखा माइनस, b का मान माइनस का 6 है तो यहाँ -6 लिखा, प्लस माइनस यहाँ पर अपने को वैल्यू रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि b² - 4ac यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर भी b² - 4ac आ रहा है। तो b² - 4ac को हमने हल कर लिया था, और हल करने के बाद हमारा उत्तर कितना आया था भाई, 12। तो यहाँ पर सीधा 12 लिख दो। ठीक है, बटे 2 गुणा a का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल करेंगे। 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 आता है तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, ठीक है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का वर्ग 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसका पता करेंगे। 2 का भाग जैसे यहाँ जा रहा है 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ 1 बार। समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का एक ही जोड़ा बना, ठीक है, तो ये तो लिख दिया जाएगा। और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना वो संख्या रूट के अंदर लिखी जाएगी, बटे ये हो गया 4। अब हम लोगों को एक बार धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। हम चाहें तो थोड़ा सा इसको और सरल कर सकते हैं। 6 और ये जो 2 है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा √3 बटे ये 4 है, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। और ये आपको पता है ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ना आपस में जुड़ती है ना आपस में घटती है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। जब जुड़ी नहीं रही है, घट ही नहीं रही है, तो आगे सरल तो होगा नहीं। तो एक बार पॉजिटिव चिन्ह काम में ले लो, एक बार नेगेटिव। तो एक बार तो प्लस का चिन्ह काम में ले लेंगे अपन, ये लो, ये तो हो गया आपका पहला रिजल्ट। एक बार हम नेगेटिव चिन्ह काम में ले लेंगे, ये हो गया आपका दूसरा रिजल्ट। तो अपने को अलग से धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेकर के हल करने की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है वो पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय तो एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है, वो आपस में जुड़ेंगी भी नहीं, घटेंगी भी नहीं। तो जोड़ना है तो केवल प्लस लगा के उसको वहीं रख दो, माइनस घटाना है तो माइनस लगा के उसको वहीं छोड़ दीजिए, वो आपका जोड़ भी हो जाएगा, बाकी भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो आपका पहला प्रश्न था, इसके तीनों पॉइंट्स में तीनों वैरायटी आ गई। तीनों वैरायटी कैसे आई? जैसे पहला पॉइंट हमने हल किया था
वहाँ पर विवेचक का जैसे ही आपने हल ज्ञात किया तो वो नेगेटिव आ गया था। कैसा आ गया था भाई? नेगेटिव। आपको याद होगा -31 आया था, तो -31 आ गया, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव जब उत्तर आ जाता है किसका? विवेचक का, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूल काल्पनिक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। अस्तित्व नेगेटिव में होता ही नहीं है। जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो अस्तित्व नहीं होता है, और जब अस्तित्व ही नहीं होता है तो उसको आगे हल भी नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में जैसे ही हमने उसको हल किया, किसको? विवेचक के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया, तो अपना रिजल्ट आया 0। नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब मूलों की प्रकृति वास्तविक है। लेकिन जब डी का मान या विवेचक का मान 0 आ जाता है तो मूल, दोनों मूल आपके बराबर होंगे। पहला जो रिजल्ट आना चाहिए वैसे रिजल्ट दूसरा होगा। तो जब 0 उत्तर आता है तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक एवं बराबर। अब उसको हल करना है, हल तो हमने देखा ही था। और अब तीसरे पॉइंट में जस्ट अभी हमने बात की है कि हमारा जो उत्तर आ गया था प्लस का 12 आया था, जो कि पॉजिटिव है। इसलिए हमने बोल दिया कि मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। अस्तित्व तो होना ही था, अस्तित्व एक कंडीशन में नहीं होता है, नेगेटिव में। तो अस्तित्व है तो उसको हल कर दिया। आज अब अपन प्रश्न संख्या 2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। उसके 2 बराबर मूल हो। तो इसके लिए देखिए, पहला जो पॉइंट है उसमें आपको संख्या क्या दी गई है? समीकरण क्या आपका? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखो यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है, 2 बराबर मूल। 2 बराबर मूल का मतलब दोनों मूलों का उत्तर एक जैसा। ये कब होता है? जब विवेचक का उत्तर 0 आता है। विवेचक का उत्तर क्या आता है? 0। तो विवेचक का उत्तर 0 आता है तो विवेचक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए अपने को क्या चाहिए? ABC। A का मान 2, B का मान, अक्ष के गुणा में कौन आ रहा है यहाँ पर? K, ये B है, और C का मान 3। पहले ये बताएंगे, चूंकि दोनों मूल कैसे हैं? दोनों मूल कैसे हैं भाई? बराबर है। ये बात हमने कहाँ से लिखी है? प्रश्न से। 2 बराबर मूल हों। और इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि आपका जो विवेचक होता है, विवेचक, उसका उत्तर क्या होगा? 0। और आपको पता है कि विवेचक, जो ये विवेचक मैंने शब्द लिखा है, इस विवेचक के आगे अपन क्या फॉर्मूला लिखा करते थे? b² माइनस 4ac। तो ये तो 0 तो आएगा ही आएगा। दोबारा सुन लीजिए, दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल बराबर का मतलब आपके विवेचक का उत्तर 0। विवेचक होता क्या है? b² माइनस 4ac। 0 यहाँ, तो यहाँ पर भी 0 लिखो। आप कुछ नहीं करना, ये जो अपने लास्ट स्टेप लिखिए, इसमें A, B और C का मान लिखते रहो। A, B, C का मान लिखेंगे, सरल हो जाएगा। यहाँ देखो b² आ रहा है, तो b की जगह तो k आ रहा है, तो ये लिख दो k² माइनस 4 गुणा AC। A का मान 2, C का मान 3, ये A और ये C बराबर में 0। यहाँ पर जब हम वर्ग करेंगे k का, तो क्या आएगा? यही आएगा। अब इसको और सरल कर दो। इसको सरल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 बराबर 0। यहाँ से
कुछ कॉमन आ नहीं रहे, तो एक बार अपन 24 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, के का मान निकालेंगे तो 24 का वर्गमूल करेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चिन्ह का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्ह काम में लेंगे। कारण क्योंकि ये जो के स्क्वायर बराबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर के की पावर 2 आ रही है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल। तो 2 उत्तर प्राप्त करने के लिए अपने को यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का चिन्ह लेना पड़ेगा। और 24 का वर्गमूल क्या होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखो, तो इस 2 का एक जोड़ा तो बन गया, समझ में आ रही है बात? तो जो जोड़ा बन गया वहां से तो एक संख्या लिख दी जाएगी, लेकिन इस 2 के लिए कोई 2 और नहीं बचा है, इसलिए 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बना। जिनका जोड़ा नहीं बना उनको गुणा करके रूट के अंदर लिखा जाएगा, और ये ही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। समझ में आ रही है बात? के का मान है वो आपका कितना हो जाएगा? ±2√6, ये आपका रिजल्ट होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 में भी इसी टाइप से हम लोगों को काम करना है। पॉइंट नंबर 2 का समीकरण लिखा हुआ है के अक्ष इंटू अक्ष -2 +6 बराबर 0। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में बना हुआ है क्या। फिलहाल तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी अक्ष की पावर 2 नहीं आ रही है। आ रही तो बता दूं। अब 2 पावर ही नहीं आ रही है तो द्विघात समीकरण तो बना नहीं है, तो बनाओ पहले। इस ब्रैकेट के बाहर जो संख्या आ रही है उसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इस kx को इन दोनों से गुणा कर दो। जब इस kx को अक्ष से गुणा करेंगे तो ये बनेगा kx², और ये -2 लिख दो, और फिर इसको हम गुणा कर रहे हैं kx को, तो इसके साथ लिख दो। तो इस -2 के साथ ये गुणा हो गया, +6 बराबर 0। सबसे पहले हम ABC का मान निकालेंगे। तो A कौन होता है? अक्ष स्क्वायर के जो गुणा में आता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो वो तो K हो गया। B का मान अक्ष का गुणांक, अक्ष के गुणा में कौन आ रहा है? -2K। फिर C का मान कितना है? 6। यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया था, प्रश्न नंबर 2 में, कि दोनों मूल कैसे हैं? बराबर है। दोनों मूल बराबर है, ठीक है। और दोनों मूल बराबर है, इस लाइन का मतलब गणित में क्या होगा कि आपका विवेचक है उसका उत्तर 0 होगा। विवेचक क्या होता है? विवेचक होता है b² - 4ac बराबर 0। ये 0 तो मैंने ये लिखा है, विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ से b का मान यहाँ से देख के लिख दो, -2K, और ये स्क्वायर कर दिया, -4 गुणा A का मान K गुणा C का मान 6, ये बराबर में 0। अब इसको आगे सरल करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे हम तो -2 का वर्ग तो हो जाएगा 4, और K का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो K के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4K²। समझ में आ रही बात है? -2 का वर्ग करेंगे तो 4, और K का वर्ग करेंगे तो K²। अब देखो इनको सबको गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, और ये क्या आ गया 24K बराबर 0। एक बात हम लोगों को समझनी होगी कि यदि किसी समीकरण में कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेने का अपने को प्रयास करना है। यहाँ देखिए 4 और 24 में तो 4 कॉमन आएगा, K² और K में से K कॉमन आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 4K कॉमन आएगा। 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये 4 यहाँ नहीं लिखेंगे, K की 2 पावर थी, 1 पावर हमने कॉमन ले ली तो K बचेगा
4 का भाग लगा दो 24 में। कॉमन का मतलब भाग होता है कि आपने जो कॉमन लिया है उस संख्या का उस प्रत्येक पद में भाग लगा दो। तो 4 का भाग 24 में लगाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ k लिखा हुआ है लेकिन k की एक ही पावर है जो कि हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ k नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे पास में 2 गुणनखंड बन गए। ये 4k भी एक गुणनखंड है और k-6 भी एक गुणनखंड है। क्या बोलेंगे हम? लिखेंगे यदि 4k बराबर 0, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 4 है वो गुणा में आ रहा है और गुणा वाली संख्या हमेशा सामने वाली संख्या के भाग में लिखी जाती है और 0/4 का मतलब होता है 0। तो यहाँ से k का मान 0 आ गया। ठीक है भाई, और k का मान 0 आ गया, लेकिन इसके लिए मैं लिखूंगा संभव नहीं है, संभव नहीं है। फिर बात आएगी कि सर आप तो पता है कि संभव नहीं है, कैसे बता दिया भाई संभव नहीं है? अरे k का मान जब 0 हो जाएगा ना तो ये समीकरण, इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। अस्तित्व का मतलब ये समीकरण ही गायब हो जाएगा। कैसे? देखिए, यदि मैं k की जगह 0 लिखूंगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और 0 जब इससे गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, अक्स ही गायब हो जाएगा। अरे भाई चर ही गायब हो गया तो समीकरण ही नहीं बना। तो k के मान 0 के लिए समीकरण का अस्तित्व नहीं है। कोई पूछे कि संभव क्यों नहीं है, तो बोलेंगे क्योंकि k बराबर 0 के लिए समीकरण का अस्तित्व नहीं है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है भाई, अभी तक एक गुणनखंड और बचा हुआ है, तो लिखेंगे यदि k-6 बराबर 0, तो यहाँ से k का मान कितना आएगा? 6। तो k का मान पॉजिटिव आ रहा है 6। ये आपका फाइनल उत्तर है। ठीक है, तो ये उत्तर होगा आपका, ये याद रखना है। इसलिए k का मान केवल 6, k का मान केवल 6 होगा। ये आपका क्या हो गया भाई? प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है छोटे नंबरिंग के लिए। 1 नंबर का, 2 नंबर का यदि कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आपको मिल सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने इस तरीके से इसको परोसा है आप लोगों के सामने कि आप जब इसको खाओगे ना, बिल्कुल भी मुंह जलने वाला नहीं है। मुंह जलने का मतलब बहुत ही प्रेम से बताया है, धीरे धीरे बताया है, और ये आपके गले में ढल जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपको ये अच्छी तरीके से याद होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।